What's up and a very good morning to all the students। हाँ जी बेटा, कहाँ तक कर लिया था हमने कर लिया था बेटा 40 क्वेश्चन नंबर 40 तक, राइट। सैम्पल एमसीक्यूज फॉर सीए इंटरमीडिएट। अभी तक दोस्तों अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो पीछे जाके पहले लेक्चर देख लो। 2 पार्ट में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। फाइनेस्ट और शानदार तरीके से बेटा हम करके चल रहे हैं। द बेस्ट वे जिसके अंदर हम कम से कम समय के अंदर सारे के सारे लॉजिक्स और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हुए इन एमसीक्यूज को कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था एमसीक्यूज में गलती हमने सही करवा दी दोस्त, और इंस्टीट्यूट ने सही कर दी। इसके लिए इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे के सारे ईमेल्स जो मैंने इंस्टीट्यूट को भेजे थे बेटा, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं कि क्या क्या गलतियां थी और क्या क्या गलतियां सही हुई। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अब चलते हैं बेटा फटाफट से हमारे क्वेश्चन नंबर 41 पर, जहां से हमें कंटिन्यू करना है। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, ठीक है। ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 40 तक हमने पिछले पार्ट में कर लिए थे, इससे पहले 20 हमने उससे पिछले पार्ट में कर लिए थे। और बेटा इस लेक्चर के अंदर कोशिश रहेगी कि सारे के सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लें। ठीक है सर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? इनमें से कौन सी सर्विस बेटा जीएसटी में एग्जेम्प्ट है? आपके सामने आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, एडमिशन टू अ सर्कस वेयर द एंट्री टिकट इज 500 पर पर्सन। मेरे भाई यहाँ पर गड़बड़ थी और वो गड़बड़ हमने सही करवा दी। पहले इंस्टीट्यूट ने 350 कर रखा था बेटा। 350 होने के कारण क्या था, 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे थे बेटा, क्योंकि देखो जब आप ऑप्शन नंबर डी पढ़ोगे ना तो ऑप्शन डी है बेटा, सर्विसेज बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। ये भी बेटा एग्जेम्प्ट है। ये आईजीएसटी वाले नोटिफिकेशन में एग्जेम्प्ट है और ये बेटा सीजीएसटी वाले नोटिफिकेशन में एग्जेम्प्ट है। ऐसा पहले हो रहा था, लेकिन ये अमेंडेड क्वेश्चन है बेटा, और ये अमेंडमेंट आज ही आई है, आज ही अमेंडमेंट आई है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने इसे करेक्ट कर दिया। हमने इंस्टीट्यूट को बोला साहब इसे सही करो, मेरा दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो इंस्टीट्यूट ने हाथों हाथ एक ही दिन के अंदर, मतलब अगले दिन ही रिवाइज्ड एमसीक्यू वापस लॉन्च कर दिया और इसे 550 कर दिया। तो अकॉर्डिंगली बेटा अब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये टैक्सेबल बन जाएगा, ये एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा एग्जेम्प्ट है, तो क्योंकि अब ये एग्जेम्प्ट नहीं है, क्योंकि 12 बेटा 2017 में बेटा जो लिमिट दे रखी है आपको एंट्री टिकट की लिमिट है बेटा वहां पर 500 रुपीज। कितनी? 500 रुपए बेटा। और क्योंकि ये 500 से ज्यादा है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आ रहा बेटा इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस। बेटा एंट्री नंबर 27, बट एंट्री नंबर 27 में कवर होता है क्या? ये कवर होता है क्या? क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है वो कवर होता है क्या? नहीं होता दोस्त। तो ये भी बेटा एग्जेम्प्ट नहीं है, ये भी टैक्सेबल है। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया। बेटा एग्जेम्प्ट है आउटसाइड इंडिया वाला, एग्जेम्प्ट है, लेकिन कौन सा वाला एग्जेम्प्ट है बेटा? आउटसाइड इंडिया। क्या बोला मैंने? आउटसाइड इंडिया वाला एग्जेम्प्ट है, इनसाइड इंडिया वाला एग्जेम्प्ट नहीं है। इसलिए बेटा ये भी आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो फाइनली जैसे कि मैंने आपको बोला था ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई और मेरे दोस्तों, आ जाओ भाइयों बहनों। हाँ सर, आईटीसी ऑफ मोटर व्हीकल्स यूज्ड फॉर मेकिंग डैश इज अलाउड। आईटीसी ऑन ऑफ मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर मेकिंग डैश इज अलाउड। बेटा यहाँ पर ये फॉर मेकिंग शब्द हमने लगवा दिए, पहले नहीं लगे हुए थे। आप वो ईमेल पढ़ सकते हो मेरा, मैंने इंस्टीट्यूट को बोला फॉर मेकिंग लगाओ, और अभी मैं आपको ऑप्शन भी बताऊंगा जहां पर मैंने सही करवाया। देखो बेटा यहाँ पर पहले सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग, सिर्फ इतना सा ही लिखा हुआ था। मैंने इंस्टीट्यूट को बोला बेटा यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ और टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ लगाइए, और इंस्टीट्यूट ने लगाया। क्योंकि बेटा अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की एग्जेम्प्ट सर्विस दे रहा हूं तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा एग्जाम सप्लाई के रिस्पेक्ट में। 17.5 में ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि 17.5 में जो वर्ड यूज हुए हैं, अगर आप सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 जाके पढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो वहां पर जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो हुए हैं टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ, यानी सप्लाई टैक्सेबल होनी जरूरी है। अगर आपकी सप्लाई टैक्सेबल नहीं है मेरे भाई, तो भले ही आप इम्पार्टिंग ट्रेनिंग का काम कर रहे हो, क्या बोला मैंने? भले ही आप बेटा ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हो, चाहे बेटा आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम कर रहे हो, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, क्या बोला? अगर वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है मेरे दोस्त, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। शब्दों का ही खेल है। अगर वहां लिखा है टैक्सेबल सर्विस होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की टैक्सेबल सर्विस होनी चाहिए, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग की। सर इसका मतलब यह है कि बदले में पैसा आना चाहिए। अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं तो बदले में फीस आनी चाहिए। अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं तो बदले में बेटा फीस आनी चाहिए, और उस फीस पर बेटा जीएसटी लगना चाहिए। अगर मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा हूं
तो स्कूल को ना दे दूं, क्योंकि अगर स्कूल को दे दी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। स्कूल को अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस यानी स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हो मेरे दोस्त, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो एग्जेम्प्ट वाली सर्विस नहीं होनी चाहिए, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। इसलिए ये करेक्शन रिक्वायर्ड था यहाँ पर, और ये करेक्शन हमने यहाँ पर करवाया। फिलहाल की बात बेटा अगर करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाईज और टैक्सेबल सप्लाईज तीनों ही बेटा ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है। मतलब तीनों के ही केस में सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 ये तीनों ही इसके एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हैं। किसके अंदर? एक्सेप्शन के अंदर। तो बेटा 17.5 के एक्सेप्शन में है, मतलब आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि 17.5 आईटीसी को ब्लॉक करता है। 17.5 कहता है दोस्त इनके रिस्पेक्ट में आईटीसी नहीं देंगे, क्योंकि लॉ मेकर को ऐसा लगता है कि एक्ट में एक सेक्शन ऐसा होना चाहिए जो आईटीसी को ब्लॉक करे, ताकि मिस यूज ना किया जा सके आईटीसी का। तो जहां जहां भी उन्हें लगा कि साहब ये चीजें ऐसी हैं जहां पर मिस यूज किया जा सकता है आईटीसी का, उनको उन्होंने 17.5 में लिखकर उन चीजों के रिस्पेक्ट में, उन सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, उन गुड्स के रिस्पेक्ट में, सर्विसेज नहीं बेटा गुड्स, क्या बोलूंगा, गुड्स, कुछ सर्विसेज भी हैं, ठीक है, हाँ, तो दोनों चीजें हो जाएगी बेटा। सर्विसेज और गुड्स के रिस्पेक्ट में उन्होंने क्या कर दिया? आईटीसी को ब्लॉक कर दिया। कुछ सर्विसेज कुछ गुड्स के रिस्पेक्ट में, सबके रिस्पेक्ट में नहीं बेटा। जहां जहां उन्हें गड़बड़ लगी ना कि हाँ गड़बड़ हो सकती है, तो एक सेक्शन बनाया 17 सब सेक्शन नंबर 5 और उसके अंदर क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस रखे, कुछ अपवाद रखे, कुछ चीजों को क्या करा? वहां से बाहर निकाल दिया। और जिन्हें बाहर निकाला बेटा वो ये है, मतलब मोटर व्हीकल खरीद लो, काय के लिए? लोगों को पैसेंजर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बस खरीद लो, ट्रेवलर खरीद लो, टेम्पो ट्रेवलर खरीद लो, बेटा ट्रेनिंग देने के लिए। बेटा मेरा काम धंधा ही मेरा ट्रेनिंग देने का है। कार चलाना सीखिए, कार चलाना सीखिए। और बेटा गुड्स, मैंने ट्रैक्टर खरीद लिया, मैंने ट्रक खरीद लिया, ट्रक में क्या फैमिली घुमाऊंगा? कहाँ जाऊंगा? दुबई जाऊंगा ट्रक में बैठ के? सर ट्रक में बैठ के तो दुबई जा ही नहीं सकते। हाँ वो बात तो सही है। तो कहाँ? बॉम्बे जाऊंगा, मलाड जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा बेटा घूमने? बताओ, दिल्ली जाऊंगा? नहीं साहब, तो वो ट्रक में बैठ के तो जाऊंगा नहीं ना, तो गुड्स के कारण है बेटा, उसमें क्यों फालतू? तो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया और अमेंडमेंट लाके बोल दिया बेटा 13 कैपेसिटी प्लस, इससे ऊपर है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और मजे की बात, इंस्टीट्यूट ने लैंग्वेज ही ऐसी यूज कर दी, बोले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन ही ब्लॉक्ड है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑटोमेटिकली बाहर निकाल दिया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ब्लॉक्ड है ही नहीं। तो अगर आपका सोल पर्पस ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, अगर आप ये प्रूव कर सकते हो कि मेरी गाड़ी कमर्शियल नेचर की है, पर्सनल नेचर की नहीं, जो रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का वो कमर्शियल नेचर का रजिस्ट्रेशन है, और दूसरा मैं इसे गुड्स के लिए ही, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही यूज करता हूं, तो बेटा 100% आपको वहां पर क्रेडिट मिल जाएगा। बोलो हाँ कि ना? मतलब ये कि साहब 13 जरूरी नहीं है, मेरी बात को सुनना, ये 13 प्लस है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस पर लगता है। 13 की कंडीशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस पे लगती है। क्या बोला मैंने? 13 की जो कंडीशन है बेटा वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस पे लगती है। अच्छा, मतलब सर गुड्स पे कोई लिमिट नहीं है। अगर 5 जनों के बैठने की, बेटा बोलेरो, मैं तो कह रहा हूँ बोलेरो, वो पीछे से खुली वाली बोलेरो होती है ना, जिसमें सामान रखने की बोलेरो होती है, आगे सिर्फ 2 सीट होती है बेटा, वो बोलेरो क्या यहाँ आ जाएगी? हाँ आ जाएगी, भले सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है, क्योंकि पर्पस गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है। समझे? हाँ सर समझे। लेकिन अगर पर्सन की बात होगी तो वहां सीटिंग कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। अगर गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वाली है तो 13 से ज्यादा, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में बेटा एम्प्लॉइज को लाने ले जाने के लिए बसें लगाते हैं। हमारे यहाँ पर श्री सीमेंट है, श्री सीमेंट लिमिटेड, तो बेटा हमारी सिटी में श्री सीमेंट की बसें बहुत चलती हैं। सुबह सारा का सारा स्टाफ सिटी से श्री सीमेंट जाता है और शाम को सारा का सारा स्टाफ श्री सीमेंट से वापस सिटी आता है। तो वापस जब सिटी, ये जो बस श्री सीमेंट ने लगा रखी है दोस्त, क्या इस बस का क्रेडिट श्री सीमेंट को मिलेगा? मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बेटा सिटिंग कैपेसिटी 13 से प्लस है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वो उनके एम्प्लॉइज हैं, वो उनके एम्प्लॉइज और उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदी है बेटा, तो डेफिनेटली उन्हें क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पर बेटा तीनों के ही रेस्पेक्ट में, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के ही रेस्पेक्ट में क्रेडिट मिलेगा। क्या कहना? हाँ सर। चले आगे, चलो सर। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन? मेरे भाई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 24 में कवर होता है। अब देखो कि इनमें से कोई पर्सन सेक्शन नंबर 24 वाला आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर 1, पर्संस एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज। बेटा यहाँ पर ये इंट्रा स्टेट भी हमने ही लगवाया है, यानी मैंने ही लगवाया है, हमने मतलब मैंने ही लगवाया है इंट्रा स्टेट, पहले ये नहीं था। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है दोस्त, वो लॉजिक में अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बेटा एक्चुअली एक नोटिफिकेशन है 5/2017। बेटा ये नोटिफिकेशन बोलता है कि अगर आप 100% आरसीएम सप्लाई करते हो, अगर आप 100% आरसीएम सप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बट बेटा वो 100% आरसीएम सप्लाईज इंट्रा स्टेट होनी चाहिए, है? हाँ, अगर आपने 1 रुपए की भी इंटर स्टेट सप्लाई कर दी, भले वो आरसीएम में कवर्ड हो, क्या बोला? 1 रुपए की बेटा अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई कर दी
भले ही वो आरसीएम में कवर्ड हो, बेटा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा 5/2017 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टैक्स में ही इशू हुआ है। ऐसा पैरेलल कोई भी, क्या बोला, ऐसा पैरेलल कोई भी नोटिफिकेशन इंटीग्रेटेड टैक्स यानी आईजीएसटी जिसको आप बोलते हो बेटा, इंटीग्रेटेड टैक्स में इशू नहीं हुआ। नहीं समझे क्या बोला मैंने? मैंने बोला साहब कि 5/2017 जो नोटिफिकेशन है, क्या बोला, 5/2017 जो नोटिफिकेशन है बेटा, ये नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टैक्स के अंदर ही इशू हुआ है। ये इंटर मतलब आईजीएसटी में इशू नहीं हुआ, इंटीग्रेटेड टैक्स में इशू ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि ये बोलता क्या है, ये बोलता है कि 100% आरसीएम में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट ये स्टेट में ये बात बोलता है। सेंट्रल टैक्स मतलब स्टेट में ये बात बोलता है कि स्टेट के अंदर अगर 100% आरसीएम सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं, स्टेट के बाहर अगर करा तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर हो जाएगा, बट वो सब्जेक्ट टू 20 लाख की लिमिट वहां पर रहेगा। क्योंकि सर्विस का अगर केस है बेटा 100 सर्विस के केस में आप सब जानते हो 20 लाख तक माफ है। सर्विस का अगर मैं इंटरेस्ट रेट करता हूं तो मुझे 20 लाख की लिमिट मिलती है। बेटा 20 लाख के बाद बेटा अगर इंट्रा हो तो 20 लाख के बाद निकलने के बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायर्ड नहीं। मैंने बोला ना अगर 100% आरसीएम है मतलब मेरी सप्लाई जो भी मैं देता हूं उस पर सामने वाले को ही टैक्स पे करना होता है। मैं 100% आरसीएम वाली सप्लाई करता हूं तो 20 क्या मेरा अगर टर्नओवर 1 करोड़ हो जाएगा तो भी मेरे को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते मेरी सारी की सारी सप्लाईज इंट्रा होनी चाहिए। अगर मैं 20 लाख से ऊपर हूं और मैंने 1 रुपए की भी इंटर सप्लाई दे दी, क्या दे दी, इंटर सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई दे दी और वो भी भले ही आरसीएम में कवर हो रही हो, मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये 5/2017 की बात है, यहाँ पर इन बातों का ऐसा रोल नहीं है, बट इस ऑप्शन ए के अंदर ये गड़बड़ थी। ठीक है, तो बेटा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, भले क्वेश्चन उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड हो या ना हो। अगर आपने वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड एक ऑप्शन ड्राफ्ट करा है, ऑप्शन नंबर ए 43 का, तो बेटा वो ऑप्शन 100% करेक्ट होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर इंटरेस्टेड शब्द लगवाए, इंस्टीट्यूट को बोला साहब इसे सही करिए, और बेटा इंस्टीट्यूट ने इसे सही करा भी। ठीक है सर, ओके चलो, हाँ अब वापिस आ जाते हैं अपने अगले ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तो इसने क्या बोला बेटा कि सब सेक्शन 9(3) के अंदर अगर 100% आरसीएम में इंटरेस्ट रेट सप्लाई करते हो तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इंटरेस्ट रेट करता हूँ बेटा, मैंने अभी समझाया, अगर मेरी 100% इंटरेस्ट रेट है और मैं आरसीएम में करता हूँ 100% आरसीएम इंटरेस्ट रेट, तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। जबकि अपना क्वेश्चन क्या है कि किसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड नहीं है बेटा, इज रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो नॉट कहां पर है, नॉट कहां पर नहीं है, इसका अपन को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ के ना? हाँ सर। आगे क्या आ रहा है मेरा बच्चा? आगे आ रहा है पर्सन्स मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू, मैंने अभी बताया था बेटा, अभी बताया था, और ये सब्जेक्ट टू हो गया। देखो ऑप्शन नंबर भी सब्जेक्ट टू हो गया। देखो अगर बेटा मैं इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कहां से कहां पर, क्या बोला मैंने, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ये है राजस्थान और बेटा ये है महाराष्ट्र। अगर मैं एक स्टेट से अरे भाई ये कहां से आ जाता है, अब ठीक है, हाँ सर अब ठीक है बेटा, मैं अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर सर्विस देता हूं तो बेटा एक नोटिफिकेशन था 10/2017, एक नोटिफिकेशन था 10/2017, और उस नोटिफिकेशन के थ्रू मालिक आपकी इसे एग्जम्प्ट कर दिया था रजिस्ट्रेशन को, कि रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुड्स के केस में अभी भी बेटा अगर आप गुड्स ट्रांसफर किए दे रहे हो, अगर आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो इंटर स्टेट, तो बेटा आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना अभी भी जरूरी है इंटर स्टेट के केस में, सर्विस के केस में नहीं है। 20 लाख तक बेटा, 20 लाख के ऊपर तो वैसे भी आप 24 से निकल कर 22 में आ जाओगे, 24 से निकल कर 22 में आ जाओगे, और 22 में वैसे भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ ही जाएगा। ठीक है, तो अभी तक की जो बातें हुई बेटा उस हिसाब से अगर देखें तो पहले केस में बेटा नहीं कराना, दूसरे केस में भी नहीं कराना, तीसरा केस क्या बोलता है बेटा, पर्सन्स मेकिंग सप्लाईज और सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, बेटा फिर से सर्विस है, फिर से सर्विस है, सर्विस भले आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी दो, यहाँ पर भी अमेंडमेंट लिया है बेटा, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी बेटा इंटरेस्टेड हो जाएगी ना। अब बेटा कोई बंदा अगर महाराष्ट्र में बैठा है और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मैंने उसकी ऑडिट कर दी, हमारी वेबसाइट है ऑडिट से रिलेटेड, हम ऑनलाइन ऑर्डर आता है बेटा, ऑनलाइन वो डालता है भाई हमें ऑडिट करानी है, हम ऑडिट करते हैं। हमारी सीए वेबसाइट है, सीए इंस्टीट्यूट, हमारे फर्म की हमने एक वेबसाइट बना रखी है, उस वेबसाइट के थ्रू हम ऑडिट करते हैं। बोलो हाँ के ना? हाँ साहब। बेटा इंटरेस्टेड हो गया ना, मैं तो राजस्थान में हूँ, हमारी फर्म तो राजस्थान में। अब राजस्थान से अगर मैंने महाराष्ट्र में सर्विस दे दी तो बोलो क्या होगा, क्या होगा बोलो बेटा, टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। क्या बोला मैंने?
टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, बशर्ते आपका टर्नओवर अप टू 20 लाख ना हो, मतलब 20 लाख से ऊपर हो। तो अगर 20 लाख है तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि सर्विस है। और मैंने अभी भी बताया कि अगर मैं राजस्थान से महाराष्ट्र सर्विस दे रहा हूँ जीएसटी नहीं लगेगा, इससे भी बाहर निकलते हैं। गुड्स पे लगेगा, इंटरस्टेट गुड्स पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जीएसटी लगेगा। और अगला बेटा पॉइंट आ रहा है आपके पास है, पर्सन्स हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज, वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। बेटा ये सेक्शन नंबर 24 का शायद मेरे हिसाब से क्लॉज नंबर 7 होगा, सेक्शन नंबर 24 का क्लॉज नंबर 7। क्या बोला मैंने? सेक्शन नंबर 24 का क्लॉज नंबर 7। और वहां पर बेटा ये रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा ही पड़ेगा, मैंडेटरी। तो ये करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्योंकि हमने ये बोला इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड कहां पर है? आगे चलें सर, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है? 44। अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को कब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है? बेटा सेक्शन नंबर 27 आएगा, 5 दिन एडवांस में, 5 days इन एडवांस। मेरे सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बेटा एकदम पप्पू है, बिल्कुल पप्पू। अभी मैं इसको क्या कराऊं बताओ? हैं अभी मैं इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व कराऊं? बोलो। सॉल्व कराने लायक ताकत है, दम है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल बकवास और वाहियात क्वेश्चन है बेटा, बच्चा बच्चा जानता है इस क्वेश्चन को। इधर आओ, ये रहा बेटा सी ऑप्शन, एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कोई बेटा 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ बिकम्स लायबल। बेटा ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल के केस है, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वाला केस नहीं है बेटा। हमारे केस में नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की बात हो रही है और ये नॉर्मल केस है। 60 डेज का तो बेटा कुछ होता ही नहीं है, और 180 डेज का तो बेटा वो पेमेंट की बात होती है। रजिस्ट्रेशन में 180 डेज की कोई बात होती ही नहीं है। चले आगे सर? हाँ सर आगे चलो। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। फिर से बेटा सेक्शन नंबर 27 इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर टच करा। विल बी वैलिड फॉर, मेरे बच्चा बताएगा कि बेटा अगर मैं किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को सर्टिफिकेट इशू करता हूँ, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो बेटा उसकी वैलिडिटी क्या होती है? आप सब जानते हो बेटा वैलिडिटी होती है 2 पॉइंट, पीरियड स्पेसिफाइड, क्या बोलूंगा? पीरियड स्पेसिफाइड और 90 डेज फ्रॉम ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, whichever is earlier, whichever is earlier, बेटा whichever is earlier, दोनों में से जो भी earlier होगा। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है साहब। सर एग्जांपल देके बताओ। बेटा मैंने रजिस्ट्रेशन लिया, सर पहले बताओ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? अरे यार मैं राजस्थान में हूँ, मैं राजस्थान में हूँ बेटा, मेरे को महाराष्ट्र में जाना है, गुड्स बेचने, एग्जीबिशन लगी है। मैं महाराष्ट्र में क्या रोजाना रोजाना जाऊंगा? नहीं, एक बार एग्जीबिशन लगी बेटा, एक बार जाऊंगा, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करूंगा, माल बेचूंगा, वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर बेटा मैं रेगुलर रजिस्ट्रेशन लूँ, फिर रेगुलर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से सारे के सारे रिटर्न फाइल करूँ, सारी की सारी कंप्लायंस करूँ, आईटीसी लूँ, झंझट करूँ, फिर वापस उसे सरेंडर करूँ, प्रॉब्लम ज्यादा है। तो इसलिए अपन लेते हैं बेटा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन, एज अ सीटीपी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। 5 days एडवांस आपको अपनी एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी बतानी होती है, एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी बतानी होती है, और 90 डेज के लिए बेटा आपको रजिस्ट्रेशन दे देते हैं कि 90 दिन तक बेटा जो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है करो और जो मजे करने हैं करो, कोई दिक्कत की बात ऐसा सच नहीं है। ये 90 दिन का बेटा यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और बेटा 90 दिन के लिए वैलिड होता है। 90 दिन इसमें एक्सटेंशन ले सकते हो बेटा आप कमिश्नर की परमिशन से। तो हम इसको प्यार से बोलते हैं बेटा 90+90। क्या बोलते हैं? 90+90। ठीक है, हाँ। बट एक चीज ध्यान रखना, अभी भी मैंने समझा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। अब मुझे बताओ, मेरे को बेटा 90 डेज की जरूरत ही नहीं है, मेरा एग्जीबिशन तो 25 दिन का है। तो मैंने पीरियड, एप्लीकेशन में पीरियड कितना बताया? मैंने एप्लीकेशन में पीरियड बताया कि साहब मेरे को सिर्फ और सिर्फ 25 दिनों के लिए ही रजिस्ट्रेशन चाहिए। और बेटा नॉर्मल लॉ में कितना बोल रखा है? 90 दिन। तो 25 और 90 बीच एवरेज कर लिया 25 दिन। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 25 डेज। हाँ क्या ना? हाँ सर। ऑप्शन देखें। हाँ सर, ऑप्शन बताओ। पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और सी ऑप्शन है बेटा अर्लियर ऑफ ए और बी, लेटर नहीं बेटा अर्लियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत? बोलो बेटा, किसी को भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताओ। मेहनत बहुत करी बेटा, पीपीटी बनाए आपके लिए, बहुत सारे पीपीटी बनाए, बहुत सारे अमेंडमेंट बुकलेट बने, ये सब कराए हमने। हाँ जी साहब, पूरा कंटेंट एकदम क्रिएट करके देंगे दोस्त। कंटेंट का ही पैसा है, घास नहीं काटनी है।
हाइलाइटर का यूज कर करके बेवकूफ नहीं बनाना है, समझ रहे हो मेरी बात को? कहाँ से समझ रहे हैं आपकी बात? इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बेटा एनबीएफसी की बात हो रही है, बेटा लॉजिक के साथ पढ़ेंगे ना, मजा आएगा। इनवॉइस शेल बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ, बेटा सारे बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं 45 डेज 45 डेज? बेटा ऐसे नहीं चिल्लाते ना, अच्छे बच्चे नहीं चिल्लाते, सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं साहब। ये देखो कह रहे हैं सर 45 डेज 45 डेज। अरे मुझे पता है तुम होशियार हो, मुझे पता है तुमको आता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम चिल्लाओगे। हाँ तो यार फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, बिल्कुल सही जवाब बेटा आप सभी का, मेरे बहुत अच्छे बच्चे। बट बेटा अच्छे बच्चे मेरे को ये भी बताओ सपोर्ट क्या है? सपोर्ट क्या है? बिना सपोर्ट के मैं आंसर नहीं मानता। एग्जाम में जब तक सपोर्ट नहीं दोगे मजा नहीं आएगा बेटा। रूल नंबर 47, जब आप सेक्शन नंबर 31 पढ़ोगे बेटा तो सेक्शन नंबर 31 आपको कहाँ भेजेगा? रूल नंबर 47 में भेजेगा। रूल नंबर 47 में जब जाओगे तो वहां आपको पाओगे, रूल नंबर 47 में जाओगे तो वहां पाओगे, क्या पाओगे? वहां पाओगे कि अगर एनबीएफसी है, अगर बैंकिंग कंपनी है, तो बेटा उनको सप्लाई ऑफ सर्विस से 45 दिन का टाइम दिया जाता है। 45 दिन में इनवॉइस इशू कर देना। कितने दिन में? 45 दिन में इनवॉइस इशू कर देना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी साहब, बेटा एमसीक्यू है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना रट्टा लगा के आंसर कर देंगे। एमसीक्यू है बेटा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम रट्टा लगा के आंसर कर देंगे। साहब क्यों रट्टा लगा के आंसर कर देंगे? हमें एमसीक्यू हो चाहे थियोरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, बेटा सपोर्ट पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है, कौन सा रूल एप्लीकेबल हो रहा है, कौन सा सब सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है। इंटर के बच्चे तो क्या हुआ दोस्त, हम फोड़ देंगे 30 में से 30, 40 में से 40। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आ रही है साहब। Where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place। ठीक है, सप्लाई से पहले अगर उसे रिमूव कर दिया तो बेटा द इनवॉइस शैल बी इशूड। सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन नंबर बोलो 7। सेक्शन नंबर 31 का सब सेक्शन नंबर 7 बेटा अप्रूवल और सेल बेसिस, याद है? टेकन ऑन अप्रूवल और सेल बेसिस। तो बेटा अगर वो वाला केस यहाँ पर लगता है तो मैंने आपको बताया, देखो मैं बताता हूँ आपको, 6 मंथ्स बिल्कुल सही है बेटा। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर ऑफ ए और बी। सर मतलब ये बेटा कि मिस्टर राम, इसका मतलब ये है कि मिस्टर राम ने गुड्स सोल्ड करा नहीं, गुड्स सेंट करा। शब्दों पे ध्यान दो मालिक, इस बार शब्द सोल्ड नहीं सेंट है। किसको बेटा? एमएम सर को। किसको? एमएम सर को, यानी मेरे को। तो बेटा मिस्टर राम अंकल ने मेरे को माल सेंड करा, सोल्ड नहीं करा, सेंड करा। और मैंने कहा साहब मुझे पसंद आएगा मैं रख लूंगा। मैंने क्या बोला कि साहब पसंद आएगा तो रख लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बेटा मैं तो बता ही नहीं रहा कि मेरे को पसंद आया कि नहीं आया, मैं तो बता ही नहीं रहा कि मुझे पसंद आया कि नहीं आया। मैंने तो बेटा राम अंकल को फोन करके बोल दिया कि मेरे को पसंद आ गया। चुपचाप से मैंने बोल दिया, क्या आ गया? मेरे को पसंद आ गया। बेटा आप तो दिखाओ ही मत, आप तो कहते हो भाई हमने भेजा, सामने वाला जवाब भी नहीं दे रहा। तो बेटा गवर्नमेंट ने बोला पागल समझ रखा है क्या? 6 महीने में तो पता लग ही जाता है कि माल कैसा है। तो अब तुम नहीं भी बताओगे ना, तुम नहीं भी बताओगे तो 6 महीने बाद हम टाइम ऑफ सप्लाई निकाल देंगे। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई मान लेंगे, उसका समय मान लेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही सर? लॉजिक को पकड़ो दोस्त। आप तो ऐसे मिली भगत बना लोगे ना राम के साथ, बोलो सप्लायर के साथ मिली भगत बना लोगे कि भैया हमने तो अप्रूवल बेसिस पे भेजा था। तो गवर्नमेंट ने बोला ना जी ना, हम ऐसे ना मानेंगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे। आपको कहीं ना कहीं प्रूव करना होगा कि सप्लाई हुई है। और अगर नहीं करोगे तो 6 महीना, अरे 6 महीना बहुत होता है साहब, 6 महीने में दुनिया इधर की उधर हो जाती है। और आपको 6 महीने में प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है, तो या तो आप सप्लाई बता दो चौथे 5वें 10वें दिन, महीने भर बाद, जब भी आपको सही लगे आप बता दो। या फिर 6ठे महीने मतलब 6 महीने बाद जो दिन आएगा बेटा, हम मान लेंगे कि सप्लाई हो गई। और वो दिन जिस भी महीने में आना होगा उस महीने के अंदर हम आपका सप्लाई क्रिएट कर देंगे। 3B के अंदर आपकी लायबिलिटी बढ़ा देंगे। तो बेटा अर्लियर या तो आप बता दो या फिर हम मान लेंगे। बोलो हाँ के ना? समझ में आया कि नहीं? बेटा कहाँ लिखा हुआ है? 31 सब सेक्शन नंबर 7। आगे चले। हाँ दोस्तों आगे चलो। अगला आ रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 48। Invoice shall be prepared in first in case of taxable supply of goods and in second in case of taxable supply of services। अरे ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट बेटा रूल 48। अभी रूल 47 की बात करके आए, रूल 48। और मजे की बात बताऊं मैं, हंसेगा कोई भी बच्चा नहीं, जो भी बच्चा हंसेगा उसको पाप लगेगा। हंसना मत बेटा, जोरदार चीज बताऊंगा, देखना। देखो आप सभी के सामने
रूल 48, बोलो हाँ, क्वेश्चन नंबर भी 48। क्या बोला मैंने? रूल 48, क्वेश्चन नंबर भी 48। याद रखने का अच्छा तरीका बेटा, रूल 48, क्वेश्चन नंबर 48। पर ध्यान रखना, जरूरी नहीं बेटा एग्जाम में भी क्वेश्चन नंबर 48 आएगा। एग्जाम के अंदर इतने सारे क्वेश्चन होते ही नहीं है, 48 एमसीक्यूज एग्जाम में आएंगे ही नहीं। तो ये रटने का बिल्कुल गलत तरीका है। ये यहाँ पर आपका कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ कि रूल 48 और क्वेश्चन नंबर 48 मैच कर गया। रूल 48 बोलता है बेटा गुड्स का अगर केस है, तो आप सब जानते हो बेटा गुड्स के केस के अंदर 3 चीजें होती है, ट्रांसपोर्टर भी होता है, इसलिए ट्रिप्लीकेट में बनाना जरूरी है। लेकिन सर्विस के केस में बेटा 2 बन जाए तो भी बहुत है, क्योंकि सर्विस बेटा ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती। सर्विस इज एन इंटेंजिबल थिंग। क्लास 11th और 12th में पढ़ते थे, बीओ में पढ़ते थे, अकाउंट्स में पढ़ते थे, हाँ के ना? हाँ सर, आगे चले। हाँ आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्चार्ज्ड फर्स्ट while discharging liability of a taxable person, of a taxable person। तो बेटा टैक्सेबल पर्सन की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करते वक्त, क्या बोला मैंने? टैक्सेबल पर्सन की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करते वक्त सबसे पहले क्या डिस्चार्ज होगा? बेटा आपको ध्यान, एक सीक्वेंस दे रखा है सेक्शन नंबर 49 के अंदर। कहां पर? सेक्शन नंबर 49 का आई थिंक सबसेक्शन नंबर 8 होना चाहिए। क्या बोला? सेक्शन नंबर 49 का सबसेक्शन नंबर 8 होना चाहिए, जहां पर आपको सीक्वेंस दे रखा है। और सीक्वेंस में बताया बेटा सबसे पहले प्रीवियस ईयर के ड्यूज। क्या बोला? सबसे पहले पिछले सालों के ड्यूज। बेटा जब भी आप मेरी बात सुनो, क्या बोला उसने? विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्चार्ज फर्स्ट व्हाइल डिस्चार्जिंग लायबिलिटी। बेटा लायबिलिटी मतलब होता है आपका बकाया। तो अगर आपका टैक्स बकाया है तो सबसे पहले पिछला टैक्स जो बकाया है, फिर बेटा इस पीरियड का टैक्स जो बकाया है, करंट ईयर का टैक्स जो बकाया है, और उसके बाद में बेटा अगर 73 और 74 में कोई लायबिलिटी हो या अदर अमाउंट हो बेटा, तो फिर उसको सेट ऑफ करके चलेंगे। ये सीक्वेंस आपका रहेगा। बोलो हाँ के ना? हाँ। देख लो बेटा मैंने सही बोला था, ये लॉजिक भी निकल कर आ गया। देखो मेरा साथ कौन देता है? मेरा साथ प्रेजेंटेशन भी देता है। प्रेजेंटेशन भी कहता है कि सर सही है, सर को कौन गलत कर सकता है। सेक्शन नंबर 49 सब सेक्शन नंबर 8। ठीक है? हाँ सर, देखो हमने भी ये बताया था। हाँ सर, आपने भी ये बताया था। आगे चले। हाँ, ऑल ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड, ऑल ड्यूज रिलेटेड टू करंट टैक्स पीरियड, डिमांड इशूड इतना, नो सच कंडीशन इज मैंडेटरी। बोलो बेटा आंसर क्या होगा? फर्स्ट। मेरे से पूछा फर्स्ट, तो बेटा फर्स्ट सबसे पहले मैं क्या करूंगा? तो बेटा सबसे पहले तो मैं प्रीवियस ड्यूज को ही सेट ऑफ कर कर चलूंगा। देखो आपके सामने भी मैंने बताया बेटा प्रीवियस ड्यूज को सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे फर्स्ट नंबर पे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। अच्छे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी के सामने आ रहा है। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फाइनल रिटर्न, सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न। बेटा सेक्शन टिप्स पे याद होनी चाहिए, ऐसे ऐसे टिप्स पे आपको आपके सेक्शंस याद होनी चाहिए। ध्यान रखो बात, जीएसटी है बेटा, फोकट के 40 नंबर हैं, बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये देख लो सेक्शन नंबर 45। ऐसा कुछ टफ नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि दोस्त शांति से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो आराम से होगा ना साहब। क्यों नहीं होगा बताओ? कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है। द ड्यू डेट, मेरा तो दिन रात का काम भी जीएसटी दोस्त। मैं तो खाता भी जीएसटी हूँ, पीता भी जीएसटी हूँ, जागता भी जीएसटी हूँ, सोता भी जीएसटी हूँ, पूरा दिन और रात जीएसटी ही करता रहता हूँ। तो मेरा तो पूरा काम ही बेटा जीएसटी का ही है, जीएसटी ही अपना प्यार है। चलो क्या दे रखा है सर? आपको दे रखा है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। अच्छा ये बताओ, ऑप्शन देखने से पहले, ये तो दोनों गलत ऑप्शन है वैसे, बट आगे का मैं तो कहता हूँ 2 मिनट में आगे का ऑप्शन खोलूं, उसके पहले मुझे बताओ सेक्शन नंबर 45 में आखिर बोला हुआ क्या? बेटा उन्होंने बोला हुआ है कि जब भी आपका ऑर्डर कैंसिल हो वहां से, या फिर डेट ऑफ, जब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन 3 months विच एवर इज लेटर। तो 3 months फ्रॉम यहां से या यहां से, विच एवर इज लेटर। सर ऐसा कैसे? अरे बेटा होता है ना, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के बाद ऑर्डर आने में टाइम लगता है, दोनों की डेट में डिफरेंस होता है। और आप सभी को अच्छे से पता है कि यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव भी कैंसिल किया जा सकता है। हाँ, तो उस केस में बेटा डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन में लेटर कौन सा हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन लेटर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 3 महीने कहां से पकड़ेंगे? 3 महीने वहां से पकड़ेंगे। तो जो भी डेट बाद में आ रही होगी वही आपकी फाइनल रिटर्न की ड्यू डेट बनेगी। मतलब उसके पहले आपको अपना फाइनल रिटर्न फाइल कर देना है। समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई सर आपकी बात। चले, हाँ चलो, ये रहा बेटा। अरे वाह, देखो मैंने वही रोका जहाँ करेक्ट आंसर आने वाला था। इसको हटा दो। हाँ सर, इसको हटा दो 2 मिनट के लिए, ठीक है? ओके, क्या लिखा हुआ है बेटा? पढ़ेंगे सारे बच्चे, अच्छे बच्चे सब साथ में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि विद इन 3 months
within 3 months of the date of cancellation or date of order of cancellation, whichever is later. बेटा लेटर सिर्फ यही एक सेक्शन है जहां पर आपको लेटर मिलेगा, बाकी जनरली आपको अर्लियर मिलता है। तो याद रखना है सेक्शन नंबर 45 फाइनल रिटर्न के सेक्शन में क्या है, लेटर है। क्या है, लेटर है, अर्लियर नहीं है। और 31 ऑफ दिसंबर बेटा एनुअल रिटर्न थोड़ा भरना है, फाइनल रिटर्न भरना है, एनुअल रिटर्न नहीं भरना। तो अपना करेक्ट ऑप्शन सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चले, हाँ सर आगे चलो। आपके सामने आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 51। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई तकलीफ यहाँ पर आ रही होगी। एग्जाम्पल में हर बार आपको बना के दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बना के दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर जीएसटी लॉ। बेटा इतने से को पढ़कर क्या बताऊँ? नहीं सर बताओ, सेक्शन बताओ, कौन सा सेक्शन लग रहा है सर? नहीं सर एग्जाम्पल दो ना, अभी क्या हो गया? अरे यार तुम कमाल करते हो, कैसे दूं इसमें? अब बेटा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जब तक मैं स्टेटमेंट नहीं देखूंगा मैं लॉजिक कहां से दूंगा? नहीं सर आप तो खाते भी जीएसटी हो, पीते भी जीएसटी हो, अभी डायलॉग मार रहे थे ना आप, तो बताओ फिर। यार तो मजाक मत करो, ऑप्शन देखो। हाँ सर ऑप्शन बताओ। हाँ अब मुझे हिंट मिल गया बेटा, पहला शब्द पढ़ते ही मुझे हिंट मिल गया, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स आर नेवर कंसिडर्ड। बेटा मैं पार्ट 2 में ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस करके आया हूँ फैमिली को। 249 2 क्लॉज 49 काय की बेटा फैमिली, बहुत डिटेल में डिस्कस कर आया हूँ किसके ऊपर, फैमिली के ऊपर। अभी तक नहीं देखा है बेटा पार्ट 2 पहले जाके देख लो। ग्रैंड पेरेंट्स आर नेवर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्संस टू देयर ग्रैंडसन। बेटा रिलेटेड पर्सन, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 के अंदर रिलेटेड पर्सन दे रखे। क्या दे रखे बेटा? आरपी, रिलेटेड पर्सन, हाँ के ना? हाँ साहब। और 249 में फैमिली दे रखा है। मैंने वहां पर भी समझाया था बेटा, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, कुछ भी नहीं बेटा। देखो इधर आओ, पहले बताओ मेंबर ऑफ फैमिली रिलेटेड पर्सन होता है। मेंबर ऑफ फैमिली क्या होता है? रिलेटेड पर्सन होता है। मुद्दे की बात यह है फैमिली क्या होता है। तो बेटा फैमिली में बोला कि आपकी स्पाउस जो आपके दिल में रहती है, और बेटा आपके बच्चे जो आपके हाथों के नीचे रहते हैं, ऐसे हाथों के नीचे बेटा, इधर इधर इधर, ये नीचे, इधर ब्रदर इधर सिस्टर, नीचे सन और डॉटर यानी कि चिल्ड्रन, स्पाउस, पेरेंट्स मतलब फादर मदर, और ग्रैंड पेरेंट्स उनसे भी ऊपर बेटा यानी कि दादा दादी या नाना नानी, हाँ के ना? हाँ साहब। तो मेरे को बेटा उससे क्या मतलब है? मेरे को तो मतलब है स्पाउस और चिल्ड्रन, ठीक है साहब, स्पाउस और चिल्ड्रन। याद करने का तरीका दे रहा हूँ यार, आपको समझ में नहीं आता है? कैसे बच्चे हो? याद करा हूँ आपको, ये सब ये टेक्निक है बेटा ऐसे ऐसे याद करने की। स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, पापा मम्मी दादा दादी, ऐसे करते, ठीक है? ये ऑलवेज फैमिली होता है बेटा, ये ऑलवेज फैमिली होता है। ये पूरा डायग्राम मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में बना रखा है। ऑलवेज फैमिली, कुछ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ होने की जरूरत नहीं है बेटा। स्पाउस बोले तो फैमिली, चिल्ड्रन बोले तो फैमिली। लेकिन बेटा अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, किसकी बात करी मैंने? अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपके ब्रदर या फिर सिस्टर की बात हो रही है बेटा, ऐसी सिचुएशन में क्या बोलूँगा, ऐसी सिचुएशन में उनका होली और मेनली आप पे डिपेंडेंट होना जरूरी है। क्या बोला मैंने? होली एंड मेनली, मतलब पूरी तरह से वो आप पर डिपेंडेंट हैं, वो आप पे डिपेंड हैं, तभी वो फैमिली बनेगा दोस्त, तभी वो मेंबर ऑफ फैमिली बनेगा। और अगर मेंबर ऑफ फैमिली बना तो ऑटोमेटिकली रिलेटेड पर्सन बन जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर वो मेंबर ऑफ फैमिली बना तो वो रिलेटेड पर्सन बन जाएगा, क्योंकि रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ फैमिली, मतलब मेंबर्स ऑफ फैमिली रिलेटेड पर्सन होते हैं। बेटा इसकी फोटो खींच लो फटाफट से, फुल स्क्रीन कर दूं? हाँ सर फुल स्क्रीन कर दो फटाफट से, ठीक है? लो बेटा मैंने आपके लिए फुल स्क्रीन कर दिया, फटाफट से इसकी फोटो खींच लो दोस्तों। खींच ली? हाँ सर खींच ली। अब मैं आपके लिए हटा रहा हूँ, ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर हटा दिया। सर वापस आ जाओ, ये लो बेटा मैं वापस आ गया। हाँ आ जाओ। ग्रैंड पेरेंट्स आर नेवर कंसीडर्ड एज रिलेटेड पर्संस टू देयर ग्रैंड डॉटर और सन। गलत जवाब। ऐसे कैसे? अगर रिलेटेड है मतलब अगर होली और मेनली डिपेंडेंट है तो बनेंगे ना यार रिलेटेड पर्सन, क्यों नहीं बनेंगे? कंसीडर रिलेटेड पर्सन टू देयर ऑलवेज, अरे ऑलवेज नहीं बेटा, ऑलवेज हमेशा नहीं, हमेशा तो सिर्फ कौन? स्पाउस और चिल्ड्रन। हाय तो ये ऑप्शन में गलत हो गया। फिर बेटा ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसीडर्ड एज रिलेटेड पर्संस टू देयर ग्रैंड सन और डॉटर ओनली इफ दे आर होली डिपेंडेंट ऑन देयर ग्रैंड सन एंड डॉटर। सही जवाब डी। ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसीडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंड ओनली इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट। अरे नहीं डिपेंडेंट होना जरूरी है साहब,
ठीक है, तो ये भी गलत जवाब। तो बेटा सही जवाब है अपना ऑप्शन नंबर सी, मैंने अभी अभी समझाया था। अगला आ रहा है बेटा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्टेड टू मतलब ये टैक्स की बात कर रहा है बेटा। देखो इंग्लिश जहां तक मुझे समझ में आ रही है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्टेड टू, कौन से टैक्स को सब्जेक्ट टू करता है? तो मेरा बच्चा मुझे बताएगा बेटा पहले ये बताओ क्या अल्कोहलिक लिकर फॉर, एक मिनट पहले मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको संतुष्टि होती है। वही हो गया ना बेटा, मैंने बोला ना सब्जेक्टेड टू टैक्स, मतलब कौन सा टैक्स लगता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर, कौन सा टैक्स लगता है बेटा? अल्कोहलिक लिकर फॉर, फार्मास्यूटिकल नहीं है ये, फार्मास्यूटिकल पर्पस दवाइयां बनाने वाली अल्कोहलिक लिकर नहीं है, ये ह्यूमन कंजम्पशन वाली अल्कोहलिक लिकर है। अब मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, क्या आपने सब आर्टिकल नंबर 366 का 12A पढ़ा है? बोलो आर्टिकल 366 की बात कर रहा हूँ, किसकी? आर्टिकल 366। अरे सर एक तो जगह खत्म हो जाती है लिखने की यार, इधर आओ अच्छे से लिख के बता दो। आर्टिकल हाँ ये रहा बेटा, आर्टिकल 366 12 है बेटा, बोलता है टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, क्या बोला? टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ अदर देन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बेटा जीएसटी की डेफिनेशन से ही बाहर निकाल दिया। पेट्रोलियम 5 पेट्रोल प्रोडक्ट जीएसटी की डेफिनेशन से बाहर नहीं है। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 2 में जीएसटी काउंसिल जिस दिन बोलेगी कि इन पे टैक्स लगाओ, जीएसटी लगाओ, लगेगा, बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे लग ही नहीं सकता। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ लग ही नहीं सकता बेटा, उसको तो जीएसटी की डेफिनेशन जो आर्टिकल में दे रखी है, आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो आर्टिकल के अंदर जो डेफिनेशन दी जीएसटी की कि भाई जीएसटी होगा क्या, जीएसटी बोलेंगे किसको, आर्टिकल नंबर 366 के 12A के अंदर जीएसटी की डेफिनेशन दे रखी बेटा, उस डेफिनेशन से ही बाहर निकाल दिया। मतलब जीएसटी गुड्स और सर्विस पे लगेगा, किस पे लगेगा? गुड्स और सर्विस पे लगेगा, गुड्स और सर्विसेज, क्या बोला? गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की सप्लाई पे नहीं लगेगा, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की सप्लाई पे नहीं लगेगा। तो बेटा जीएसटी तो लग ही नहीं सकता, और बेटा जीएसटी नहीं लगेगा तो आप अच्छी तरह से जानते हो क्या लगेगा बेटा, माल बेचने पे लगता है वैट जो अपना पहले लगता था, और बेटा सीएसटी इंटर स्टेट को, और बनाने पे लगता है बेटा एक्साइज, तो स्टेट एक्साइज और ये, तो बेटा आंसर होगा बोथ ए एंड बी, आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आगे चले, हाँ जी सर आगे चलो। आ रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 53, मिस्टर ए हैज अ टैक्स इनवॉइस डेटेड 20/1/2019, बोला क्या बोला? 20/1/2019, ठीक है, हाँ सर ठीक है। ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड बाय हिम, इट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इज लॉस्ट इफ आईटीसी इज नॉट अवेल्ड ऑन और बिफोर। बेटा उसका आईटीसी लॉस्ट हो जाएगा अगर उसने एक फिक्स तारीख से पहले अपना बुक नहीं करा। बोलो क्या बुक नहीं करा? आईटीसी बुक नहीं करा, किस तारीख से पहले? अरे ये आपका क्वेश्चन है बेटा सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 4, लास्ट डेट फॉर अवेलिंग आईटीसी, लास्ट डेट फॉर अवेलिंग आईटीसी। और आप सब जानते हो बेटा सितंबर मंथ के रिटर्न और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर, तो ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ का रिटर्न फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, क्या बोलेंगे? फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 4। ये बेटा देखो डेट वेट तो सब गलत दे रखी है, हम भी जानते हैं अच्छे से डेट वेट सब गलत है। हाँ सर डेट वेट सब गलत है, तो बेटा सही ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ सितंबर 2019 और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर 18/19। ये देखो बेटा, इसलिए तो 18/19 मतलब 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 के बाद जो सितंबर आएगा, यानी कि आपका ड्यू डेट 20 अक्टूबर बेटा, 20 अक्टूबर 19 ये ड्यू डेट बनेगी आपकी, सितंबर महीने की ड्यू डेट, ठीक है। सितंबर महीने की ड्यू डेट कब आएगी बेटा? अक्टूबर में आएगी, जैसे अभी आएगी, अभी सितंबर चल रहा है, हाँ, तो ये जो सितंबर चल रहा है इसकी ड्यू डेट कब आएगी बेटा? अगले महीने की 20 तारीख। हालांकि उसे एक्सटेंड कर दिया है, अभी फिलहाल जो ड्यू डेट है आप बोलोगे बेटा वो तो 31 है, वो तो 31 अक्टूबर है। जीएसटीआर 3B जिनका 1.5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, जिनका 1.5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, हाँ क्या ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो बेटा आपका आंसर क्या हो गया?
बोलो आंसर क्या हो गया बेटा? मैंने 3B की बात नहीं करी थी। 31 जो है ना, ये मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या बोल दिया। मैंने 3B के लिए बोल दिया शायद, है ना? 3B के लिए नहीं बेटा, GSTR 1 के लिए। GSTR 1 के लिए ड्यू डेट है आपकी अभी की 31, जो अभी आ रहा ना अक्टूबर, इसकी 31 तारीख ड्यू डेट है। इससे पहले आपको GSTR 1 फाइल करना है क्वार्टर का जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का, क्योंकि आपको पता है 1.5 करोड़ से नीचे क्वार्टरली GSTR 1 फाइल होता है। तो क्वार्टर को देखो मैंने आपको इसी बहाने रिटर्न चैप्टर में बेटा रिवाइज कर दिया, ठीक है? हाँ, बट फिलहाल हमारे लिए जो आंसर होगा बेटा वो ये होगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 4 में यही बात लिखी हुई है। इसके बाद आ रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 54, इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ। इनमें से किसके रेस्पेक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा? इसके लिए देखना पड़ेगा बेटा। वैसे ब्लॉक क्रेडिट की बात लग रही है मेरे को, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 की सुगंध आ रही है। देखें, अरे देखा, अरे वाह, देखा बेटा, क्वेश्चन देख के पता लग जाता है। गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, हाँ बेटा इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, मेंबरशिप की क्रेडिट नहीं मिलेगी, ट्रैवल बेनिफिट की क्रेडिट नहीं मिलेगी। आंसर है 1 2 3 डी, ऑप्शन नंबर डी। तीनों के ही रेस्पेक्ट में क्रेडिट ना मिलोगे भैया, क्रेडिट ना मिलोगे। आ जाओ आगे चले, यहाँ सर आगे चलो। सिंपल सी बात है, 17.5 आप सामने पढ़ रखा है, इसमें दिक्कत की क्या बात है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज गुड्स? बेटा गुड्स क्या नहीं होता बेटा? शेयर और सिक्योरिटीज गुड्स नहीं होते। ये ऑलरेडी अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था। शेयर और सिक्योरिटीज गुड्स नहीं होते हैं। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, समझ में आने बात। आगे चले। हाँ बेटा 10 पैसा, इधर देखो, 10 पैसा कॉइन हैविंग वैल्यू सेल वैल्यू ऑफ 100 रुपए। बेटा ये गुड्स है, बिल्कुल है, क्योंकि करेंसी नहीं है, मनी नहीं है दोस्त। शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी ये गुड्स नहीं है। और आपस से यही पूछा है कि क्या गुड्स नहीं है? लॉटरी टिकट बेटा गुड्स है, आप अच्छे से जानते हो, लॉटरी टिकट गुड्स हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा? बोलो ऑप्शन कौन सा हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज गुड्स? सेकंड, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होता है। आगे चले, आगे चलो। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 56, मिस्टर राम अ ज्वेलर रजिस्टर्ड अंडर GST इन मुंबई। बेटा कहाँ पे रजिस्टर्ड है? मुंबई में रजिस्टर्ड है। कहाँ पे रजिस्टर्ड है मेरे बच्चा? मुंबई में रजिस्टर्ड है। वॉन्ट्स टू सेल हिज ज्वेलरी इन ट्रेड एक्सपो इन दिल्ली। बेटा मैंने आपको बताया था ना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अभी बोला था कि अगर मिस्टर राम को दिल्ली जाना है, ये कहाँ पर बेटा? राजस्थान में फॉर एग्जाम्पल, और इनको दिल्ली जाना है, क्या करना है बेटा? एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है। तो बेटा दिल्ली गवर्नमेंट में बार बार रेगुलर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर उसे सरेंडर करेंगे, तो दिक्कत ज्यादा आएगी ना। इसलिए हम इन्हें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन दे देंगे। किसका रजिस्ट्रेशन दे देंगे बोलो? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन इनको हम दे देंगे, और उस बेसिस पे इनका रजिस्ट्रेशन करा देंगे 90 दिन के लिए। 5 दिन एडवांस में बेटा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, 5 डेज एडवांस। अभी अपन पीछे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फोकस करें दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? देखें आंसर स्टेटमेंट तो बताओ। 4 स्टेटमेंट बेटा यहाँ पर आपके सामने धमाधम निकल कर आ गए। अब अपन एक एक को पढ़ते हैं। He needs to get registration in Delhi as casual taxable person. He needs to pay advance tax on estimated tax liability. बेटा यहाँ पर net estimated tax liability आएगा या estimated net tax liability आएगा, ठीक है? हाँ, तो ये एक करेक्शन रिक्वायर्ड है बेटा। ये मेल में ऑलरेडी कर चुका हूँ इंस्टीट्यूट को ये करेक्शन करने के लिए, और बहुत जल्द ये करेक्शन आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है? हाँ, he needs to mandatorily have a place of business in Delhi। बेटा एक गलत ऑप्शन है, अपना अपन को पूछ भी ये है ये फॉलोइंग ऑप्शंस में से फॉल्स कौन सा है? बेटा सी फॉल्स है। सी क्या है? फॉल्स है। सर सी फॉल्स कैसे है? बेटा मैंडेटरी अगर उसका ऑलरेडी प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में होगा 285, प्लेस ऑफ बिजनेस 285, अगर ऑलरेडी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो सोच के देखो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत है फिर एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर उसका ऑलरेडी मैंडेटरी एक प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में है तो फिर तो बेटा उसे वैसे ही दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर तो उसे वैसे ही दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर जरूरत ही नहीं है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रजिस्ट्रेशन लेने। बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन स्कीम में एंट्री में पर्दे पर ही तब आता है जब मैं बिल्कुल अनजान हूं उस स्टेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं पहली बार जा रहा हूँ, एग्जीबिशन लगाए, एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग बेचूंगा, अपना माल बेचूंगा, वापस आ जाऊंगा, बिल्कुल अनजान। वहां मेरा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ना वहां मेरी फैक्ट्री है, ना वो मेरा दुकान है, ना वो मेरा घर है, कुछ भी नहीं है उस स्टेट के अंदर मेरा, समझ रहे हो? उस स्टेट में मैं बिल्कुल नया हूं, तभी तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बनेगा। और बेटा ही नीड्स टू फाइल GSTR 1 and 3B फॉर दिल्ली GSTN फॉर द मंथ व्हेन ही इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली। अब आप लोग बोलोगे सर नहीं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को तो अलग से एक फॉर्म होता है, बताओ कौन सा होता है? अलग से नहीं होता बेटा। मैंने ये बात आपको रेगुलर क्लास के अंदर फेस टू फेस जब आपने मेरे से पढ़ा था, मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, तो बेटा मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बोला था
कि जो 5 होता है ना GSTR 5, मैंने आपको अच्छे से बताया था, वो होता है किसका बेटा, वो NRTP का होता है। यहाँ पर डिफरेंस है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में और NRTP में, यही डिफरेंस है बेटा कि वहां पर आपको GSTR 5 मिलता है अलग से NRTP को फाइल करने के लिए, लेकिन बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए ऐसा अलग से कोई रिटर्न नहीं है, उसको बेटा आपका GSTR 1 ही फाइल करना पड़ेगा और टैक्स का पेमेंट करने के लिए उसको GSTR 3B ही फाइल करना पड़ेगा। बोले समझ में आया कि नहीं आया? आया सर, ठीक है बेटा। आई होप ये आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिली होगी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ रहा है बेटा आपके पास अगला सवाल, और वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई अंडर द CGST एक्ट 2017। तो बेटा CGST एक्ट 2017 के अंदर इनमें से कौन सी सप्लाई एग्जेम्प्ट है? इनमें से कौन सी सप्लाई एग्जेम्प्ट है? हाँ के ना? कौन सा कलर ले बेटा? ब्लू ले लूं? अच्छा ब्लू ले। हाँ दिख ही नहीं रहा सर, इसे तो दिख ही नहीं रहा। येलो ठीक था ना? रेड ले लूं? हाँ सर रेड ले लो बेटा, काटना थोड़ी ना, हाईलाइट करना है और हाईलाइट के अंदर रेड लेना है। अब ठीक है, अब बोलो। हाँ अब ठीक है, अब दिख रहा है सर। इनमें से कौन सी सप्लाई एग्जाम्प्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई अंडर द CGST एक्ट? चलो, लिकर एग्जाम्प्ट है? हाँ बिल्कुल एग्जाम्प्ट है बेटा, लिकर एग्जाम्प्ट है क्योंकि लिकर नॉन टैक्सेबल है और नॉन टैक्सेबल भी बेटा एग्जाम्प्ट का पार्ट ही होता है। एग्जाम्प्ट के अंदर क्या क्या आता है बेटा? 3 चीजें आती हैं। एक होता है नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम्प्ट करा रखा है, एक होता है बेटा आपका नील रेटेड जिसका रेट नील कर रखा है, और बेटा तीसरा होता है आपके पास जिसे प्यार से बोला जाता है नॉन टैक्सेबल। तो नॉन टैक्सेबल भी आपका क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है? हाँ सर ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज बेटा 12/2017, इलेक्ट्रिसिटी 12/2017, ये तीनों ही एग्जाम्प्ट है बेटा, तीनों ही एग्जाम्प्ट है। ऑप्शन इज डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही एग्जाम्प्ट हैं। आगे चले? हाँ सर आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद बेटा आपके पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 58। Which of the following is recognized system of medicine for the purpose of exemption for healthcare services? बेटा हेल्थ सर्विस आपको अच्छे से पता होगा कि वहां पर आपको अगर एग्जाम्शन लेनी है, काय की एग्जाम्शन लेनी है बेटा? DTC की एग्जाम्शन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। तो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर की एग्जाम्शन आपको मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब वो बेटा DTC किसके थ्रू हो रहा हो? रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तहत अगर आपका DTC होगा, क्या बोला मैंने? अगर आपका DTC बेटा, ये जो DTC है ये किसके थ्रू होगा? रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू। रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू होगा, तब ही वो DTC एग्जेम्प्ट होगा। सर रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या होता है? हाँ अब ये समझना जरूरी है कि रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन का क्या मतलब होता है बेटा? वो सिस्टम जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है एज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट एंड अप्रूव करती है। एलोपैथी हुआ बेटा, जैसे एलोपैथी है, हम सब जो इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, ये सब एलोपैथी है। आप डॉक्टर को जाके दिखाते हो दोस्त, तो डॉक्टर आपको क्या लिखता है? पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनिक सोडियम है, सिट्राजिन, सिफेक्सिमाइन, ये सब क्या? एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स। बुखार उतरता है बेटा? हाँ सर। कालपोल, ये सब आपके पास बेटा ड्रग्स है जो एलोपैथी में आता है। किसमें आता है? एलोपैथी के अंदर आते हैं। एक बार ऑप्शन देख लें सर। हाँ ऑप्शन देख लो। एलोपैथी बेटा बिल्कुल रिकॉग्नाइज सिस्टम है, यूनानी बिल्कुल रिकॉग्नाइज सिस्टम है, और बेटा सिद्धा भी आपका रिकॉग्नाइज सिस्टम है। बेटा ये नाम अजीब से हैं और इनके ऊपर मैंने कोई रिसर्च करनी रखी बेटा, मुझे नहीं ध्यान यूनानी वगैरह क्या होता है, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं बेटा। हाँ एलोपैथी का नॉलेज है बेटा क्योंकि अपन रोजमर्रा में इलाज करवाते हैं, लेकिन ये तीनों नाम आपको कहाँ मिलेंगे दोस्त? ये तीनों नाम आपको आपकी स्टडी मटेरियल में मिलेगा। रिकॉग्नाइज सिस्टम वहाँ पर बता रखा है कौन कौन से सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड माने गए हैं, और शायद हो सकता है इन दो के ऊपर या इन दोनों में से किसी एक के ऊपर बेटा आपके पास में सर्कुलर भी हो। ठीक है? हाँ सर। तो करेक्ट आंसर कौन सा बेटा? करेक्ट आंसर है डी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्योंकि तीनों के तीनों ही रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है हेल्थ केयर के। ठीक है? अगला सवाल आप सभी के सामने आ रहा है मेरे भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 59। Which of the following services is exempt under health care services provided by clinical establishment? बेटा ये देखो, ये एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है। एक काम करो, इसका नाम रख लेते हैं कुछ, जैसे राजस्थान हॉस्पिटल। क्या नाम रख लेते हैं बेटा? राजस्थान हॉस्पिटल। ठीक है? राजस्थान
हॉस्पिटल। बेटा राजस्थान हॉस्पिटल जो है, ये राजस्थान हॉस्पिटल क्या है? ये राजस्थान हॉस्पिटल एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है। क्या है? एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं है? सर अब मैं उधर लिखूंगा फिर वो कट जाएगा, आप लोग बोलोगे सर करेंगे, तो नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके डैश लगा के लिख दो। हाँ, एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है। ओके, और ये जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बेटा, ये कौन कौन सी सर्विसेज दे सकता है मुझे बताओ। एक हॉस्पिटल बेटा आपको क्या सर्विस देगा बोलो? मैंने अभी भी बताया, डीटीसी की सर्विस देगा, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर की सर्विस देगा। बेटा जब मैं डीटीसी की सर्विस देता हूँ, मैं इसे थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, देखो, जब मैं डीटीसी की सर्विस देता हूँ, जब मैं डीटीसी यानी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर की सर्विस देता हूँ, तो इसके दौरान मतलब एक बात बताओ, एक पेशेंट है बेटा, एक पेशेंट है, उसका मैंने सबसे पहले बीमारी पकड़ी, बीमारी पकड़ने को क्या बोलते हैं बेटा? डायग्नोस करना। हाँ क्या ना? हाँ बेटा, डायग्नोसिस के बाद होता है ट्रीटमेंट। क्या होता है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर मेरे भाई उसका चीरा फाड़ा करते हैं। क्या करते हैं? चीरा फाड़ा, यानी बेटा ऑपरेशन, ओटी में ले जाते हैं, ओटी, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसको ऑपरेट करते हैं। दैट विल बी द ट्रीटमेंट पार्ट। और उसके बाद बेटा ओटी से जब वो बाहर निकल कर आते हैं, तो उसको कम से कम दो या 3 दिन किस में रखते हैं बेटा? आईसीयू में रखते हैं। जनरली 24 घंटे तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखना जरूरी है बॉडी को, जिस बॉडी पर ऑपरेशन हुआ है, तो कम से कम वो 24 घंटे तो कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 24 घंटे तो मिनिमम वो आपको आईसीयू में रखते हैं। उसको बोलते हैं बेटा केयर। और केयर तो बेटा वो भी है जो बाहर आने के बाद, जब आप जनरल वार्ड में आ जाते हो, कहाँ से? आईसीयू से जब आप जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाते हो, तो बेटा जनरल वार्ड के अंदर भी आपको बेड मिलता है, और वहां पर भी आप केयर के अंडर में होते हो, वहां पर भी आपकी केयर रखी जाती है। हाँ क्या ना? हाँ, इस चीज को समझ में आई कि नहीं आई सर? तो मैंने आपको डीटीसी का मतलब समझाया। एक बात हो, जब बेटा आपकी केयर हो रही होगी, मुझे बच्चा बताएगा बेटा, जब आपकी केयर हो रही होगी तो मुझे बताना एक चीज कि बेटा जब आप, मैंने अभी बताया कि पहले आप आईसीयू में थे, तो बेटा आईसीयू के अंदर खाना कहाँ से आ रहा है पता है आपको? अब आप देखना, कभी अगर किसी का ऑपरेशन हुआ हो बेटा, मेजर ऑपरेशन अगर किसी का हुआ हो, मैं भगवान ना करे किसी का भी हो बेटा, कभी भी किसी का भी ऑपरेशन ना हो, ऐसी नौबत ही ना आए कि किसी का ऑपरेशन हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। बट स्टिल एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी का ऑपरेशन होगा, क्योंकि हमें इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो बेटा आईसीयू में रखेंगे। और आपको पता है जब आईसीयू में पेशेंट होता है ना बेटा, तो उसको आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खिला सकते, समझ रहे हो? आप उसको अपनी मर्जी से नहीं खिला सकते कि लो बेटा पिज्जा खा ले, चाउमीन खा ले, मैकडोनल्ड से पिज्जा लेकर आए बेटा, बर्गर खा ले, ऐसे थोड़ा ना चलता है, ऐसे नहीं चलता। वहां पर बेटा डॉक्टर जो अंकल होते हैं ना, डॉक्टर अंकल, वो प्रेस्क्राइब करते हैं कि इनको जैसे दलिया खिलाओ, है ना? दलिया मीन्स योर ओट्स, आप ओट्स समझ सकते हो, हम इसको दलिया बोलते हैं, गेहूं को पीस के जो बनता है वो दलिया। तो बेटा दलिया खिलाओ, या फिर मतलब लिक्विड चीजें खिलाओ, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड, जूस पिलाओ, आप उन्हें जूस पिला सकते हो, तो जो जूस उनको सूट करता हो वो डॉक्टर आपको बताएगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ डॉक्टर बताएगा, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ? डॉक्टर बताएगा। तो बेटा जब आईसीयू के अंदर होता है, या फिर जब जनरल वार्ड के अंदर उसे शिफ्ट करते हैं आईसीयू से निकालकर, जनरल वार्ड में भी बेटा आपको पता है हॉस्पिटल से खाना खुद आता है। हाँ, एक छोटा भैया आता है, वो बड़ी सी ट्रॉली लेकर भागता हुआ, और वो एक एक वार्ड यानी एक एक कमरे के बाहर जाकर बोलता है नाश्ता ले लो, खाना ले लो, और फिर वो अपना टिफिन लेके जाते हैं। जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जहां पर आप, अगर ये तो मैं जनरल वार्ड की बात कर रहा हूँ बेटा, अगर आपने अलग से कमरा ले रखा है, अगर आप हाई पैकेज में हो, महंगे पैकेज में हो, आपने अलग से कमरा ले रखा है, जिसे हम बोलते हैं शायद कॉटेज, है ना, अलग से अपना एक, अगर आपने कॉटेज ले रखा है बेटा, तो उस कॉटेज के अंदर तो बाकायदा आपको प्लेट सिस्टम होता है पूरा, और बाकायदा पैक होकर पूरी प्लेट आती है खाने की, नाश्ते की, हर चीज की। बेटा जो खाना नाश्ता आ रहा है, ये तो आने पड़ेगा बेटे को, ये केयर का पार्ट है। मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि ये पार्ट किसका है? ये केयर का पार्ट है, और केयर के अंदर वही केयर रखी जा रही है जैसा डॉक्टर बता रहा है। यानी बेटा कहीं ना कहीं आपको स्मेल, खुशबू आ रही है क्या बेटा कंपोजिट सप्लाई की? मेरे सारे बच्चे चिल्ला के बताओ, आज चिल्ला के, यहां तक आवाज आनी चाहिए बेटा, मेरे घर तक आवाज आनी चाहिए। कंपोजिट सप्लाई की फील आ रही है, क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल सप्लाई किसकी बेटा? केयर, हेल्थ केयर सर्विस, वो प्रिंसिपल सप्लाई है। लेकिन साथ में जो खाना दे रहा हूं, वो भी कौन सा बेटा? हॉस्पिटल का खुद का खाना, बाहर से लेकर नहीं आ रहा मैं, हॉस्पिटल दे रहा है। अब हॉस्पिटल कहीं से भी लाए उससे मेरे को मतलब नहीं है,
हॉस्पिटल बाहर से लाए, हॉस्पिटल अंदर कैंटीन में बनाए, उससे मेरे को दिक्कत नहीं है, बट दे हॉस्पिटल रहा है और उसी पैकेज में दे रहा है बेटा, अलग से पैसे चार्ज नहीं होते, उसका प्राइस उसमें इंक्लूडेड होता है। और बेटा ये जो दे रहा है ये किसके दिशा निर्देश पर दे रहा है, किसके प्रेस्क्रिप्शन पर दे रहा है बेटा, ये दे रहा है प्रेस्क्रिप्शन पे डॉक्टर के। जिस डॉक्टर ने सर्जरी करी है वो डॉक्टर जानता है कि उसने जो सर्जरी करी है उस सर्जरी के अंदर कौन सा खाना खाना चाहिए पेशेंट को, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। ये केयर का पार्ट है बेटा, यहाँ सेक्शन नंबर 8 सीधा सीधा लग रहा है, हाँ के ना, हाँ। तो ये एक सर्विस है बेटा जो दी गई, किसके साथ दी गई, केयर के साथ में दी गई। बोलो किसके साथ में दी गई, केयर के साथ में। बोलो हाँ के ना, बिल्कुल प्रैक्टिकली बेटा, मैंने अभी तक आपको कुछ भी रटने को नहीं बोला, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचने को बोल रहा हूँ कि अगर बेटा पेशेंट का केयर करेंगे तो उसको खाना देना पड़ेगा। और खाना मैंने आपको पहले बताया, आप बाहर से मैकडोनल्ड का पिज्जा, KFC का कोई भी आइटम नहीं ला सकते हो, हल्दीराम की नमकीन खिला रहे हो, ऐसे नहीं होता दोस्त, है ना, हाँ सर। तो कहीं ना कहीं प्रेस्क्राइब्ड फूड, ऐसे लिख सकता हूँ, प्रेस्क्राइब्ड फूड की सर्विस हॉस्पिटल देगा, हाँ सर, प्रेस्क्राइब्ड फूड की सर्विस हॉस्पिटल देगा। अभी मैं आपको ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, पहले समझ लो, क्योंकि मैं जैसे रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूँ बिल्कुल इसको उसी तरीके से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ आपका। प्रेस्क्राइब्ड फूड, बेटा प्रेस्क्राइब्ड फूड के अलावा कौन सी सर्विस होती है मैं बताऊँ आपको, हाँ सर बताओ। बेटा एक बात बताओ, वो बंदा अकेला होता है क्या, जो पेशेंट होता है वो अकेला होता है क्या, नहीं सर, जनरली नहीं। हाँ कुछ केस में हो सकता है कि पेशेंट अकेला ही हो, बिल्कुल ही अकेला हो, उसके साथ में कोई हो ही ना, दैट इज अ डिफरेंट केस, एक्सीडेंट केस हो या ऐसा अगर कुछ हो तो। अदरवाइज बेटा जो अपने, जिसको अपन बोलते हैं ना साथ में जो लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पापा मम्मी हुए, ब्रदर सिस्टर हुआ, कोई ना कोई बेटा साथ में एक जना या दो जने होते हैं। ज्यादा जनों को तो हॉस्पिटल वाले घुसने नहीं देते, एक जने अलाउड होता है जिसको पास दिया हुआ होता है, शायद 1 या 2 पास दे रखे होते हैं। अगर आप वार्ड में एडमिट होता हो और उसी पास के आपको वैलिडिटी होती है, वो पास के हिसाब से ही मतलब आना जाना होता है, वो पास चेक करता है, सिक्योरिटी गार्ड अंकल क्या चेक करते हैं, पास चेक करते हैं। बेटा आप वहां रह रहे हो, ध्यान रख रहे हो पेशेंट का, आप पेशेंट के फैमिली मेंबर हो, बेटा आपको भूख नहीं लगेगी, बोलना जरा, आपको भूख नहीं लगेगी क्या, आप भी तो खाना खाओगे। तो हॉस्पिटल की कैंटीन में अगर आप खाना खा रहे हो बेटा, आप आउटडोर पेशेंट हो, अटेंडेंट हो, अटेंडेंट क्या बोलते हैं बेटा, अटेंडेंट, आप अटेंडेंट हो और आप भी खाना खा रहे हो, आप अटेंडेंट हो बेटा और आपको भी फूड मिल रहा है, फूड आपको भी मिल रहा है। लेकिन बेटा आप जो फूड खा रहे हो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से खा रहे हो क्या, नहीं, यानी बेटा ये कंपोजिट नहीं है, ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ये हेल्थ केयर की सर्विस में इंक्लूड नहीं होगी। मेरी बात को समझो, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद बेटा मैं कहता हूँ दवाइयों की बात करते हैं, मेडिसिन। बेटा ट्रीटमेंट का पार्ट है, ट्रीटमेंट और केयर दोनों के अंदर बेटा मेडिसिन आती है। पूरा की पूरी एंट्री में हेल्थ केयर वाली बेटा इन 3 शब्दों पे लपेट देता हूँ, डीटीसी के ऊपर, क्योंकि हर चीज डीटीसी से कनेक्टेड है। अगर आपने डीटीसी को समझ लिया प्रैक्टिकली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा मेडिसिन की बात हुई। अब मेडिसिन बेटा 2 तरीके से हो सकती है, एक तो आउटसाइड, क्या बोलेंगे, एक तो आउटसाइड और एक इनसाइड, एक तो आउटसाइड एक इनसाइड। इनसाइड वाली बेटा मेडिसिन वो होती है जो ऑपरेशन थिएटर में काम में आती है। ऑपरेशन थिएटर में जब बेटा ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के अंदर जो मेडिसिन होती है ना बेटा, वो डॉक्टर अंकल खुद यूज करते हैं अपनी वाली, वो आपसे नहीं मंगाई जाती। हाँ उसका पेमेंट आपको बाद में करना पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसका पेमेंट आपको बाद में करना पड़ता है, लेकिन वो मेडिसिन आपसे नहीं मंगवाएंगे, वो ऑटोमेटिकली ही वहाँ होती है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर प्रेजेंट होती है और वहीं के वहीं उसे यूज कर लिया जाता है, बाद में आपको उसका पेमेंट कर देना होता है। हाँ क्या ना, हाँ। और एक होती है बेटा जो आप बाहर से खरीद के लाते हो, आप एक होती है जो बाहर से खरीद के लाते हो। यहाँ पर बेटा किसका फील आ रहा है, कंपोजिट सप्लाई का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोल दो यार, यहाँ पर आपको कंपोजिट सप्लाई का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, कंपोजिट सप्लाई का फील आ रहा है, क्योंकि मेडिसिन बेटा ट्रीटमेंट के साथ में दी जा रही है। बोलो हाँ के ना, हाँ। इतना बेटा अगर समझ में आया तो अब शायद मैं आपको ऑप्शन दिखा सकता हूँ। अब आप ऑप्शन दिखाने लायक बन गए। अब आपको यहाँ पर क्या हुआ, डेटा फिल हो गया। केमिस्ट शॉप इन द हॉस्पिटल सेलिंग मेडिसिन टू पब्लिक एट लार्ज, मैंने बोला ना आउटसाइड। देखो ऑप्शन ए किसकी बात कर रहा है बेटा, आउटसाइड की, इसकी बात कर रहा है। ये क्या कर दिया सर आपने, मुझे भी नहीं पता ये मैंने क्या कर दिया, एक सेकंड कोशिश करूँ हटाने की, अरे हट गया हट गया हट गया हट गया। ये किसकी बात कर रहा है बेटा, मैं आपको बताता हूँ, ये बात कर रहा है मालिक इसकी बात कर रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए, आउटसाइड, बाहर से जो खरीद के लाओगे, बाहर से जो पब्लिक खरीद के लाएगी मेडिसिन, उसकी बात हो रही है। अगला ऑप्शन आ रहा है बेटा, फूड सप्लाइड फ्रॉम एन आउटसोर्स कैंटीन टू इन पेशेंट। बेटा पेशेंट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इन पेशेंट और बेटा एक होता है आउट पेशेंट। आउट पेशेंट होता है बेटा जिसे अपन बोलते हैं
ओपीडी आपने सुना ना, ओपीडी मतलब जो पेशेंट आता है चेकअप कराता है और वापस चला जाता है। एक होता है बेटा जो ऑपरेशन करवाने आता है, अपना ऑपरेशन करवाने, एडमिट, जिसको एडमिट करना पड़ता है ना हॉस्पिटल के अंदर, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है बेटा, वो इन पेशेंट कहलाता है। ठीक है साहब। हाँ, तो इन पेशेंट एज पर दी प्रेस्क्राइब्ड बाय दी हॉस्पिटल डाइटिशियन, देखो डॉक्टर के हिसाब से बेटा, तो डॉक्टर के हिसाब से अगर कैंटीन से दिया जा रहा है बेटा, तो मैंने पहले बोला हॉस्पिटल फूड कहाँ से ला रहा है, आउटसोर्स कैंटीन से ला रहा है, इनसाइड से ला रहा है, मेरे को मतलब नहीं है बेटा, लेकिन ये सर्विस एग्जेम्प्ट है, ये सर्विस एग्जेम्प्ट है। आगे चले, हाँ सर आगे चले। फूड सप्लाइज फ्रॉम एन आउटसोर्स कैंटीन इन हॉस्पिटल टू दी विजिटर्स और अटेंडेंट्स, ये देखो बेटा ये वाला केस है, विजिटर्स और अटेंडेंट्स ये वाला केस है। ठीक है, तो सी आपका बेटा ये वाला केस बन रहा है, ए आपका बेटा ये वाला केस बन रहा है, बी आपका बेटा ये वाला केस बन रहा है। हाँ क्या ना, हाँ बेटा ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, क्योंकि बेटा डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये आप अलग से बेच रहे हो, ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं है। और चौथी एक अलग ही चीज आ रही है बेटा, इसको पढ़ने के लिए मुझे इसे हटाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इस ऑप्शन को 2 मिनट हटा देता हूँ, सारे ऑप्शन हटा देता हूँ और आपको कहता हूँ कि इनको हटाकर आप 1 मिनट इस डायग्राम को चाहे अगर बनाना तो मैं आपके लिए इसे बेटा फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो 1 सेकंड के लिए फटाफट से आप इसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, फुल स्क्रीन पर हो इस वक्त आप। आई होप बेटा आपने फोटो खींच ली होगी, इसे ड्रॉ कर लिया होगा। बैक टू द नॉर्मल स्क्रीन, यस। अब ऑप्शंस पे आ जाए, हाँ ऑप्शन पे आ जाओ बेटा, और अब मैं इसे हटाऊँ, अब जितनी भी इंक यहाँ पर है बेटा मैंने सारी हटा दी, अब मैं सिर्फ ऑप्शन रीड करूंगा, ऑप्शन नंबर ये वाला। एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल टू अ फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर देयर अस्थमा पंप बाय डिस्प्लेइंग इट प्रोमिनेंटली इन द हॉस्पिटल बिल्डिंग। बेटा कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अंदर, हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर जो दीवारें होती हैं, उन दीवारों पर जगह जगह कुर्सियों पर अलग अलग जगहों पर बेटा उस अस्थमा पंप के क्या चिपका दिए बेटा, होर्डिंग्स, बैनर, पैम्पलेट, कागज। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का अस्थमा पंप खरीदो, इस पर्टिकुलर कंपनी का अस्थमा पंप खरीदो, तो एक तरीके से उस हॉस्पिटल ने उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को काय की सर्विस दी, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दी। बेटा ये भी टैक्सेबल है। और मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जेम्प्ट है। मेरा फोकस क्वेश्चन पे फोकस होना जरूरी दोस्त। ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाना कि क्वेश्चन क्या था, ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाना कि मेरे को फोकस किस पर सेट करना है। मेरा फोकस है बेटा एग्जेम्प्ट पर, यानी इनमें से एग्जेम्प्ट कौन सी है। और एग्जेम्प्ट जैसे कि मैंने अभी अभी बताया बेटा आपको, एग्जेम्प्ट है आपके पास में सी। कौन सी है? सी नहीं, बी बी बी। अरे यार तुम क्या बात करते हो, फिर अभी गलत करवा दिया ना। सी नहीं मेरे बच्चा, बी। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, है ना, बी। और उसी को आप अपने वापस एक बार टिक कर लिया, क्योंकि बेटा यहाँ पर प्रेस्क्राइब कौन कर रहा है, यहाँ पर प्रेस्क्राइब कर रहा है बेटा डाइटिशियन, यानी ये कंपोजिट सप्लाई हेल्थ केयर के साथ में दी जा रही है। इसलिए अगर हेल्थ केयर एग्जेम्प्ट, प्रिंसिपल सप्लाई एग्जेम्प्ट, तो एनसीएलटी सप्लाई भी एग्जेम्प्ट। बोले समझ में आएगी नहीं? अगर मेरी केयर वाली सर्विस हेल्थ केयर सर्विस है और वो एग्जेम्प्ट हो जा रही है बेटा, तो ये प्रिंसिपल सप्लाई है। और अगर प्रिंसिपल सप्लाई ही मेरी अगर एग्जेम्प्ट हो जा रही है, समझ रहे हो, अगर मेरी प्रिंसिपल सप्लाई एग्जेम्प्ट हो जा रही है बेटा, तो उसके तहत अगर मुझे खाना खिलाया जा रहा है, बेटा एक बात, जो पेशेंट बेचारा जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको खाना खाने में मजा आ रहा है, वो जबरदस्ती कहेगा नहीं मैं तो इसका कैंटीन का खाना खाऊंगा। हॉस्पिटल की कैंटीन का खाना वैसे भी बहुत खराब होता है, भाता ही नहीं बेटा, वो दलिया भाता ही नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर तो दिखती बात है ना कि अलग से कोई सप्लाई नहीं हो रही बेटा, वो एंसिलरी सप्लाई है। और अगर प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम तो एंसिलरी सप्लाई भी एग्जाम। आई होप बेटा अभी बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन क्वेश्चन पे आपने कर लिया। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? आया सर। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर ₹5 लाख फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 60। 5 लाख रुपए की सप्लाई हुई है और उससे रिलेटेड मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। गुड्स की सप्लाई बेटा, किसकी? सर्विस नहीं है, गुड्स है। गुड्स किस में दे रखा बेटा? 252। सर्विस कहाँ होती है बेटा? 2102, है ना। चलो सर। एडवांस रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल, इनवॉइस इशूड ऑन 15 अप्रैल, गुड्स रिमूव्ड ऑन 25 अप्रैल। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? सारे बच्चे बताओ, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? बेटा टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन गुड्स के रिस्पेक्ट में आता है सेक्शन नंबर 12 के अंदर। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन नंबर 12 के अंदर। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। एडवांस नोटिफिकेशन नंबर 66 बेटा 2017 एक नोटिफिकेशन आया। कौन सा नोटिफिकेशन आया? 66/2017। और इस नोटिफिकेशन में बोला कि सर्विस पे पहले क्या था बेटा? एडवांस देते थे तो जीएसटी नहीं लगता था। वैसे ही गुड्स वालों को भी बेटा क्या दे दी? छूट दे दी। गुड्स को भी बोला कि आपकी एडवांस पर भी हम अब से
क्या नहीं करेंगे बोलो, जीएसटी नहीं लेंगे। तो एडवांस को तो हटा दिया गुड्स के केस से। और बेटा आप सभी को पता है कि टाइम ऑफ सप्लाई से पहले अगर मैं इनवॉइस की बात करूं, इनवॉइस यानी सेक्शन नंबर 31 के प्रोविजंस की बात करूं, किसके, सेक्शन नंबर 31 के प्रोविजंस की बात करूं, तो आपको अच्छे से पता है कि गुड्स के केस में इनवॉइस इशू करना कब जरूरी है, एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, एट और बिफोर द टाइम द गुड्स आर रिमूव्ड, एट और बिफोर द टाइम गुड्स आर रिमूव्ड। मतलब बेटा जिस वक्त अगर गुड्स आपके यहां से निकला तो निकलने से पहले आपको इनवॉइस काटना जरूरी है, निकलते वक्त या निकलने से पहले, हाँ के ना, हाँ। और यहाँ पर ये लिखा है गुड्स इशूड अगर 15 अप्रैल को करे बेटा, और रिमूव इनवॉइस अगर मैंने इशू करी 15 अप्रैल को और गुड्स रिमूव हो रहे 25 अप्रैल को, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। गुड्स रिमूव होने से पहले मेरा इनवॉइस कट चुका है, यानी मैंने विद इन द टाइम इनवॉइस इशू कर दिया है, तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं बेटा, पेमेंट को तो हटा ही दिया। गुड्स की ही आपका सेक्शन नंबर 12 अगर आप पढ़ोगे तो बेटा गुड्स इनवॉइस की डेट, किसकी डेट, इनवॉइस की डेट ही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बनती है। तो आपका आंसर आएगा बेटा 15 अप्रैल ही आपका क्या बनकर चलेगा, इनवॉइस की डेट ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनकर चलेगा। यानी बेटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ सर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, इनवॉइस की डेट ही हमारा क्या बनकर चलेगी, टाइम ऑफ सप्लाई बनकर चलेगी, सेक्शन नंबर 12। कोई दिक्कत नहीं सर। बेटा इसी के साथ अपने 20 एमसीक्यूज और कंप्लीट कर लिए ना। आई होप बेटा आपको बड़ा मजा आया होगा और बहुत सारे लॉजिक आपके क्लियर हुए होंगे। बेटा अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, जो मेहनत मैंने करी है, ये पीपीटी भी बनाया है और आपके लिए कॉन्सेप्ट्स भी रखे हैं यहाँ पर, चाहता तो मैं बेयर जो इंस्टीट्यूट का बेटा पीडीएफ था उससे भी घास काट सकता था, बट मुझे लगा नहीं बेटा वो मजा नहीं आएगा। वो जब ऑप्शन बाद में खुलेंगे, पहले मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, फिर मैं ऑप्शन एक एक करके आपके सामने लेकर आऊंगा, तो ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा, बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैंने अलग से एक प्रेजेंटेशन बनाया। जनरली आपको ऐसा नहीं देखने को कहीं और मिलेगा। तो बेटा अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज 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 शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑफिस मेट्स। बेटा जो भी आपका जीएसटी से रिलेटेड बंदा हो, जिसको जीएसटी से रिलेटेड कंटेंट चाहिए हो, उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आपके जो ग्रुप्स हैं फ्रेंड सर्कल में, जो आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखे बेटा, वहां पर भी आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर कर सकते हो। इसके साथ बेटा आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं, जाना कहीं नहीं है। 3 क्वेश्चन अभी बचे हैं, 61, 62, 63, और जिसमें 61 तो भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चन है। उसके अंदर 2 बड़े बड़े अजम्पशन लेने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए, 2 बड़े बड़े अजम्पशंस लेने पड़ेंगे उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए, अगले वीडियो, अगले पार्ट का इंतजार करिए, फटाफट वो पार्ट भी मैं अपलोड करने वाला हूं। लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बाय बाय, टाटा, सी यू।